सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग व्याकरण करने वाले हैं। व्याकरण में आज हम लोग शब्द विचार करेंगे। तो आप लोग पाठ को यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, मैंने पाठ नहीं लिखा है, ठीक है बच्चों। तो शब्द विचार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अपनी अपनी कॉपी निकाल लीजिए, आप लोग भी मेरे साथ लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत इसके जितनी परिभाषाएं वगैरह है वो सब आपके पुस्तक में लिखा हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पे विस्तार रूप से कुछ नहीं लिखा है, बस समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं कि शब्द विचार किसे कहते हैं। शब्द विचार है क्या? शब्द विचार जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, इससे पहले हम लोग वर्ण पढ़े थे, स्वर्ण वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो वही वर्ण क्या कहलाते हैं? जब दो शब्दों के साथ जुड़ जाते हैं तो शब्द कहलाते हैं। जैसे कि क, ख, ग, ये क्या है? हमारे वर्ण है ना, ये हमारे व्यंजन वर्ण है। और स्वर्ण वर्ण ये क्या है? हमारे स्वर वर्ण है ना। तो जब वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो वर्ण क्या है? यही वर्ण का जब मेल होता है और एक सार्थक अर्थ प्रकट होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो चलिए एक शब्द के द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि कमल। कमल क्या है? एक नाम भी है और फूल भी है, ठीक है। तो कमल के द्वारा हम समझा रहे हैं आपको कि वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो आप लोग कैसे समझिएगा? चलिए यहाँ पे हम कमल को तोड़ते हैं। क जोड़ म जोड़ ल। इसको मैंने विशेष रूप से नहीं तोड़ा, बस आपको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ कि वर्णों के मेल से, ये वर्ण हमारे क्या क्या है? वर्णों के मेल से जब ये तीनों वर्ण मिल जाते हैं तो वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को, यह क्या है? सार्थक। सार्थक कहने का अर्थ है एक सही अर्थ प्रकट करना। एक शब्द आता है निरर्थक, तो निरर्थक क्या हुआ? वो कोई अर्थ प्रकट नहीं करता। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? आप लोग शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि सार्थक समूह, यहाँ पे एक सही अर्थ, कमल क्या है? एक सही अर्थ प्रकट कर रहा है ना। हम लोग इसके अर्थ को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो वर्णों के मेल से, ये हमारे वर्ण है, वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह क्या है? हमारा सार्थक समूह है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो आप लोगों को एक एक शब्द लिखना है और उसको तोड़ तोड़ के समझना है कि इसकी परिभाषा क्या है। फिर आपको कभी व्याकरण को याद नहीं करना पड़ेगा, आप लोग शब्द के माध्यम से उसके अर्थ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, है ना। तो इसकी परिभाषा को आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। तब चलिए दूसरा देखते हैं कि जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वे पद कहलाते हैं। तो एक वाक्य लेते हैं सबसे पहले। रोहिणी बाजार गई। रोहिणी खाना खाती है, चलो रोहिणी खाना खाती है, पुण्य विराम। तो यहाँ पे रोहिणी के द्वारा क्या किया जा रहा है? रोहिणी के द्वारा खाना खाया जा रहा है। यहाँ पे संज्ञा भी है, सर्वनाम भी है ना, क्रिया भी है। तो यहाँ पे सब पूरा वाक्य एक सार्थक अर्थ प्रकट कर रहा है। जब हम लोग वाक्य को पढ़ रहे हैं तो अच्छे से समझ रहे हैं कि रोहिणी के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा है? खाना खाया जा रहा है। तो यह वाक्य क्या कर रहा है? एक सार्थक अर्थ प्रकट कर रहा है। तो इसी को हम लोग पद कहते हैं, वाक्य कहते हैं। एक एक पद अर्थ को बहुत अच्छे से परिभाषित कर रहा है। तो जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह पद कहलाते हैं। यहाँ पे क्या है? शब्द है ना, रोहिणी, रोहिणी, खाना खाती है ना। यहाँ पे सारे शब्द क्या है? एक विशेष अर्थ को प्रकट करके वाक्य में परिवर्तित कर दिए गए हैं। तो ऐसे आप लोगों को समझना है कि शब्द क्या होता है, पद क्या होता है। तो जब बच्चों हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसके और गहराई से जब किसी चीज को हम लोग पढ़ने जाते हैं तो उसके वर्गीकरण की तरफ आते हैं। वर्गीकरण कहने का अर्थ है कि उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, किस प्रकार उस चीज का हम लोग प्रयोग करेंगे, कैसे अपने अर्थ में ढालेंगे उसे, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग जानेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। तो शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। किसी भी चीज को समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा विस्तार में जाना पड़ेगा, उसके भागों को, उसके रूपों को हम लोगों को समझना। जैसे कि हम लोग संज्ञा पढ़ते हैं तो संज्ञा की परिभाषा को जानने के बाद उसके सारे रूप को पढ़ते हैं कि हाँ ये कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है, समूहवाचक है ना, भाववाचक है। तो सबको हम लोग विस्तार से पढ़ते। उसी प्रकार
शब्द की परिभाषा को हम लोगों ने अच्छे से देख लिया है। अब उसके वर्गीकरण की ओर आते हैं। तो वर्गीकरण शब्दों का 4 प्रकार से किया जाता है। पहला नंबर है, इसको मिटा देते हैं हम लोग। हमारा पहला नंबर है उत्पत्ति के आधार पर। तो सबसे पहले जानेंगे उत्पत्ति क्या है। जैसे कोई शब्द निर्माण कैसे होता है, वो शब्द कहाँ से आया, किस प्रकार वो परिवर्तित हुआ, अपने रूप में कैसे है, और बाहर से किन किन शब्दों को लिया गया है, वो कहलाती है उत्पत्ति। उत्पत्ति मतलब उसका विकास, किस प्रकार उसका जन्म हुआ है ना, शब्द का जन्म किस प्रकार से उत्पत्ति हुआ, कहाँ से आई है। तो उसके आधार पर जानेंगे कि शब्द कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चों शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज, विदेशज। तो हम लोग 4 के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि तत्सम क्या है। तो चलिए परिभाषा के साथ हम लोग देखते हैं। संस्कृत भाषा के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि अग्नि, सूरज, वायु, है ना, ये संस्कृत के ही शब्द है, लेकिन हिंदी भाषा में जब आता है तो इसका प्रयोग हम लोग जैसा है वैसे ही करते हैं, उसके रूप को हम लोग नहीं बदलते। तो वो कहलाता है तत्सम। ठीक है बच्चों। और इसी प्रकार आप लोगों को तद्भव भी समझना है कि जो जब संस्कृत के शब्द हिंदी भाषा में लाए जाते हैं तो उनका रूप जो परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित करने का अर्थ है कि परिवर्तन, उसके रूप को पूरी तरह बदल दिया जाता है। अर्थ वही रहता है, बस रूप बदलता है। जैसे कि हम लोगों ने तत्सम में उदाहरण लिया था सूर्य, तो हम लोग तद्भव में उदाहरण लेंगे सूरज, है ना। इस प्रकार से आप लोगों को अर्थ समझना। जब उदाहरण की तरफ आप लोग ध्यान देंगे तो लगेगा कि ये काफी आसान है, इतना कठिन नहीं है। और तीसरा क्या है, देशज। इसके परिभाषा को आप लोगों को लिखना है, पुस्तक में लिखा हुआ है, यहाँ पे उतना जगह नहीं है बच्चों, इसीलिए मैंने पूरा नहीं लिखा है। ठीक है। देशज क्या है, एक लोक भाषा प्रचलित है, जैसे आंचलिक भाषा के रूप में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। भारत में बहुत सारे प्रदेश है, बहुत सारी जगह है जहाँ पे उस भाषा का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रचलित बोलियों में जो आते हैं ना, उसी को देशज शब्द कहा जाता है। जैसे कि देशज का अर्थ है कि अपने देश में पैदा हुआ, जो शब्द हमारे ही देश में पैदा हुआ और हमारे ही द्वारा अंचल विशेष रूप से बोला जाता हो, है ना, उसे ही देशज शब्द कहा जाता है। जैसे कि खिड़की, झुग्गी, लोटा, खटिया, कम्बल, ये सब है ना कि देशज शब्द जो हमारे ही द्वारा पैदा किया गया। बहुत ऐसे देशज शब्द है जिसे सुनकर हम लोगों को हंसी भी आती है, जैसे कि लोटा हम लोग बोलते हैं तो हंसी आ जाती है। तो ये क्या है, हमारे खुद के ही द्वारा पैदा किए गए शब्द है। और विदेशज, विदेशज से नाम से ही आप लोग समझ जाएंगे कि विदेश की भाषा को हम लोग जब अपने में ढालकर उसका प्रयोग करते हैं। जो शब्द विदेशी भाषाओं में से आए हैं लेकिन हिंदी में हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, जैसे कि कॉलेज, पेंसिल, रेडियो स्टेशन, कॉलेज, डॉक्टर, है ना, एम्बुलेंस, ये सब का हम लोग क्या विदेशी में ही प्रयोग करते हैं। तो आप लोग इसके समझ गए होंगे कि उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं बनावट के आधार पर। बनावट कहने का अर्थ है कि उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन उसके रूप को हम लोग किस प्रकार से किस में ढालेंगे, तो उसकी बनावट, बनाने में जो अर्थ प्रकट करेंगे वो एक सार्थक अर्थ होना चाहिए, तो इसे ही बनावट कहते हैं। शब्द से ही अर्थ की अनुभूति होती है, तो आप लोग बनावट मतलब उसके रूप की तरफ हम लोग अब जाएंगे। तो बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। तो सबसे पहले जानेंगे रूढ़ शब्द, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है और उसका अलग से कोई अर्थ निकलकर नहीं आता, जैसे कि जल। जल, जल को जब हम लोग तोड़ते हैं तो ज, फिर अलग से आता है ला, तो ये क्या होता है, किसी अर्थ को प्रकट नहीं करता है। तो ऐसे ही शब्द क्या कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। परिभाषा के द्वारा आप लोग देखिए, जिन शब्दों का किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के साथ टुकड़े नहीं किए जा सकते। मैंने यहाँ पे टुकड़ा किया तो कुछ अर्थ निकलकर नहीं आया, तो ऐसे ही सब रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो चलिए दूसरा देखते हैं कि यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक कहने का तात्पर्य योग, यौगिक किसी के योग से बना हुआ शब्द। ऐसे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे पुस्तकालय, स्टेशन, विद्यालय, महालय, है ना, तो ये किसी के योग से, 2 शब्दों के योग से बनते हैं, तो ऐसे सब क्या कहलाते हैं, यौगिक
शब्द आप लोगों को तोड़ तोड़ के समझना है, तो आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे और परिभाषा आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, पुस्तक में लिखा हुआ है। और योग रूप शब्द, योग रूप शब्द क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने शब्द जो किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो गए हैं, तो ऐसे शब्द को योग रूप शब्द कहते हैं। जैसे कि 10 जोड़ आनंद, तो यहाँ पे दशानंद के बारे में कहा गया है ना। दशानंद जब हम लोग बोलते हैं तो किसकी छवि आंख के सामने आती है? रावण की छवि। तो यहाँ पे जब तीसरे अर्थ को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है उसे हम लोग कहते हैं योग रूप, है ना। आप लोग तीनों को समझ गए होंगे बच्चों। आज हम लोग उत्पत्ति और बनावट के बारे में पढ़ लिए हैं। आगे के वीडियो में हम लोग प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप लोग 2 तक अच्छे से इसकी परिभाषा को, इसके उदाहरण को अच्छे से आप लोगों को कॉपी में लिखना है। मैं जैसे लिखी हूँ ऐसे आप लोगों को लिख के नहीं भेजना है बिल्कुल भी। शब्द किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? शब्दों का वर्गीकरण किन किन आधार पर किस प्रकार कितने में किया गया है? 4 प्रकार में किया गया है। चारों के नाम लिखने हैं। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर 2 आप लोगों को अभी आपका कार्य है 2 ही करना है। उसके बाद अगले वीडियो में जब हम लोग पूरा करेंगे तो उसको आप लोगों को लिखना है। इस तरीके से नहीं लिखना है, ये मैं समझाने के लिए लिखती हूँ। आप लोग क्या करते हैं? उसी तरह लिख के भेज देते हैं। मैं आप लोगों को समझा रही हूँ ना, तो वैसे आप लोगों को अच्छे से कॉपी में अच्छे से फेयर करके लिख के भेजना है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।